हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो है वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। उसका कारण है कि देखिए, दिल्ली पुलिस का फिजिकल है और फिजिकल से आने के बाद न पढ़ने का मन करता है और न समझाने का, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा वीडियो लेट बन पा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का फिजिकल पता नहीं कब होगा, 16 तारीख को होगा या 27 तारीख को होगा, इसका कोई कंफर्म डेट नहीं है। तो उसी तरह ग्राउंड पर जाने के बाद आने में थोड़ी थकावट हो जाती है, इसलिए आज थोड़ा वीडियो लेट बन पा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझेंगे, ठीक है। जिनका भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल है वो बढ़िया से एकदम तैयारी करे, मतलब मेरिट जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा है मेरे अनुसार, तो बहुत कम, मेरा भी खुद समय नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें जो है एसएससी जीडी का जो आज वीकली मॉक अपलोड हुआ है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक का आएगा, ठीक है। इसमें मैथ के सवाल को देखते हैं, जैसे कि हर बार हम सोल्यूशन करते हैं तो उसमें मैथ के सवाल को देखते हैं, तो इसमें भी हम मैथ के सवाल को देखेंगे। जो भी 20 मैथ के सवाल आए होंगे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आसपास थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि काम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले जितना भी मॉक टेस्ट आता है, चाहे वो वीकली हो चाहे मिनी हो, सबका हम सॉल्यूशन करते हैं, सब में मैथ के सॉल्व को देखते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में जो है हम 7 जनवरी 2024 जो कि आज ही के दिन आया है, वीडियो थोड़ा लेट आएगा आपके पास, लेकिन एसएससी जीडी का जो 20 मैथ के सवाल होंगे इस मॉक टेस्ट में, उसे हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, ताकि आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम टाइम में पूरा बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ समझा दें, ठीक है। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। 4 सेक्शन हम लोग चूज कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से जब टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो देखिए नेक्स्ट करते हैं। आपके एग्जाम में 60 मिनट के अंदर 80 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 20 हिंदी और 20 जीके का रहेगा, ठीक है। आपके एग्जाम में भी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। यूपी पुलिस का और जीडी का शायद एक ही साथ एग्जाम हो जाएगा 18 फरवरी, शायद फरवरी में 18 फरवरी को, अभी मतलब कंफर्म पता नहीं कंफर्म है कि नहीं, लेकिन 18 फरवरी को हो सकता है यूपी पुलिस का एग्जाम, और 20 फरवरी से तो आपका जीडी का एग्जाम तो कंफर्म है कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए। दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, उसका हिंदी थोड़ा हार्ड पड़ जाता है और रीजनिंग थोड़ा हार्ड पड़ता है, और कुछ नहीं यूपी पुलिस का, ठीक है। तो उसमें भी है मैथ के सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो यूपी पुलिस का ही आएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ा अंक भरे जो क्या है, 2 3 6 9, ठीक है, 5 3 और डैश की जगह पर हम x मान लेते हैं, x 8 7 6 किससे विभाजित है? तो 11 से विभाजित है। तो 11 से जो विभाजिता का नियम कहता है, अल्टरनेट अंकों का अंतर 0 के बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे, 2 और 6 को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ना है। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 में x को जोड़ना है, फिर 13 के बाद 13 और 7 20, यानी कि इसका मान आ गया 13 प्लस x। अब इसको जोड़ते हैं, जो बच गया है, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29। इन दोनों को घटाएंगे, जो कि हमारा बराबर किससे होना चाहिए? 0 के, या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ जब करेंगे तो x माइनस 9 बराबर किसके बराबर आ जाएगा? 20 में से 29 घटेगा तो 9 हो जाएगा, -9 बराबर 0 का हो जाएगा। तो x का मान किसके? तो 9, जब x के जगह पर हम 9 रख देंगे तो वो संख्या जो हो जाएगी हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 9 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सवाल है, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? मान लीजिए 3 संख्या है, ए बी और सी है। मान लीजिए तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो इससे जो पहली संख्या 17% अधिक यानी कि 117 होगी, और दूसरी संख्या 50% अधिक यानी कि 150 होगी। अब इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है, 117 और 150 का। देखिए 7 1 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेंगे तो 3 3 9, 3 9 27, अब 50 दिया 150, यानी कि दोनों संख्या के बीच का अनुपात क्या आ गया? 39:50। 39:50 किस ऑप्शन में दिया है? तो कहेगा ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि क्रमशः 121 मीटर और 99 मीटर लंबी 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है। देखिए ट्रेन दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि दोनों का चाल आपस में जुटेगा, ठीक है। जिनमें से एक की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरी की चाल 32 किलोमीटर पर घंटा है। उनके मिलन के समय कितनी देर में वे एक दूसरे को पार करेगी? जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों अपनी अपनी लंबाई को पूरा पार करेगी, ठीक है। एक ट्रेन की लंबाई है 121, दूसरी ट्रेन की लंबाई है 99। ये टोटल उन्हें डिस्टेंस कवर करना है, और दोनों का जो है चाल, दोनों का जो है डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों का चाल आपस में जुटेगा। एक का चाल है 40 का
का और एक का चाल है 32 का। किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए। अब देखिए डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस उनका और ये हो गया स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर किसके होता है? टाइम के। हमें टाइम ही निकालना है। टाइम सेकंड में आएगा क्योंकि ऊपर वाला मीटर में, नीचे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10, 12 9 21, 21 और 1 22, 220 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 40 और 32 कितना होता है? 72 गुने 5 बटा में 18 हो जाएगा। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से इसको कटेंगे तो 11 से कट जाएगा। 11 20 में गुना करेंगे तो 220, यानी कि 11 सेकंड जो हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को 11 सेकंड में पार कर लेगी। 11 सेकंड किस ऑप्शन में दिया है? तो ये ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि एक हॉस्टल में 1200 छात्र थे, यदि 300 छात्र और बढ़ जाते हैं तो मेस का खर्च 5000 प्रतिदिन बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 5 रुपए की कमी हो जाती है, तो मेस का प्रतिदिन मूल खर्च क्या है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए 1200 छात्र थे, ठीक है, और 1200 छात्र का जो था औसत खर्च था 100 रुपया, 100 रुपया मानकर चलते हैं। ठीक है, और 300 छात्र बढ़ गए, अब 1200 था, इसमें 300 छात्र बढ़ गए तो छात्र कितने हो गए? 1500, और सबका औसत में जो है 5 की कमी आ गई, यानी कि पहले x था तो उसमें 5 की कमी आ गई, और प्रतिदिन जो है 5000 रुपया बढ़ जाता है। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5000 रुपया ऐड करेंगे तब जाकर ये 5000 बढ़ जाता है इसमें, तो इसमें जब 5000 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या बताना है कि मेस का प्रतिदिन का मूल खर्च, यानी कि इस x का वैल्यू बताना है, बस कुछ नहीं। आप कैलकुलेशन कर दीजिए, 1200 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200x प्लस 5000 बराबर किसके हो जाएगा? तो कहिएगा 1500x अब माइनस का 1500x माइनस का 15 5 7500 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1500 में से 1200 घटा तो क्या बचा? 300x बचा ना, और 7500 और 5000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 और 5000 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12500 हो जाएगा। ठीक है, 12500, यानी कि x का मान जो आ गया 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी कि 125/3 के बराबर आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि मेस का प्रतिदिन का मूल खर्च कितना था, यानी कि देखिए x का मान आ गया 125, 1200 आदमी का x मतलब 100 रुपया प्रति, मतलब एक आदमी पर 100 रुपया खर्चा होता था, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? तो 1200, देखिए यही हमारा मूल खर्च था, 1200 इंटू x मूल खर्च था ना, यानी कि क्या लिखेंगे? तो 1200 इंटू एक आदमी का खर्चा था 125/3 रुपया, तो टोटल खर्च कितना आया? तो 3 से इसको कटेंगे तो 400, 125 चूके कितना होता है? 500, 500 पर ये 2 0, यानी कि 50,000 रुपया जो था मेस का मूल खर्च था। मूल खर्च प्रतिदिन का जो था मेस का 50,000 रुपया था। 50,000 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर डी में। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। देखिए 1200 रुपया जो था, देखिए 1200 आदमी थे, एक आदमी का औसत खर्च था 100 रुपया, हम मानकर चले थे, और 1500 जब आदमी हुए तो एक आदमी के औसत खर्च में जो है 5 की कमी आ गई, यानी कि x - 5 आ गया। और देखिए और इसमें जो है 5000 रुपया की जो है वृद्धि हो गया, प्रतिदिन बढ़ जाता है, तो 5000 की बराबर करने के लिए इसमें 5000 जोड़ना पड़ेगा। जब इसका कैलकुलेट किए तो x का मान आ गया 125/3, यानी कि एक आदमी का प्रतिदिन का जो खर्चा आया 125/3 रुपया आया। हमें टोटल आदमी का बताना था, जो मूल आदमी थे, यानी कि पहले 1200 आदमी थे, तो 1200 आदमी का बताना है कि कितना खर्चा आता था। जब एक आदमी का 125/3 था तो 1200 आदमी का कितना हो जाएगा? 50,000 रुपया, तो 50,000 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बन रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ए एक कार्य को 11.1/2 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए दोनों का एफिशिएंसी दिया है, ए और बी का। ए और बी का एफिशिएंसी क्या है? बी जो है ए से अधिक कुशल है, यानी कि अगर ए 4 है तो इससे 1 अधिक ये 5 है। क्यों लिखे हैं? तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं? कहिएगा 1/4, यानी कि अगर ए का एफिशिएंसी 4 है तो उससे 1 अधिक बी का एफिशिएंसी है। और आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सी बी की तुलना में 50% कुशल है, यानी कि सी जो हो जाएगा इसका 50% कितना हो जाएगा? 5 का 50%, 50% अधिक नहीं बोल रहा है, इसका 50% है, यानी कि 2.5 है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या करेंगे? ए बी और सी साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? पहले हमें टोटल वर्क निकालना है। देखिए ए का एफिशिएंसी आया है 4 और एक काम को कंप्लीट कितना दिन में कर रहा है? तो 11.1/2 दिन। 11.1/2 दिन को लिखेंगे 11 दूनी 22 और 1 23/2 दिन लिखेंगे। 2 से इसको करेंगे तो 2, यानी कि 46 आ गया हमारा टोटल वर्क। अब तीनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लेंगे? तो 5 4 9, ए बी और सी तीनों मिलकर अगर करेंगे तो तीनों मिलकर एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 2 11.5। 11.5 को हम लिख सकते हैं 23/2, 23/2 लिख सकते हैं ना 11.5 को। तो अब देखिए 23/2 के एफिशिएंसी से 46 कार्य को करना है। बस 46 कार्य को जो है किस एफिशिएंसी से करना है? 23/2 है तो ऊपर 2 हो जाएगा। 23 दूनी 46, 2 दूनी 4, 4 दिन में जो है तीनों मिलकर उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। 4 दिन किस ऑप्शन में दिया है? तो एक ऑप्शन डी में दिया है,
तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, तो ये समझते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपया अधिक है। उनका मूल मासिक वेतन 2,65,000 रुपया है, तो बी का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट है। देखिए समझिए, यहाँ ए है, बी है और सी है। वहीं बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, यानी कि अगर बी 5 है तो ये 6 है, और इससे बी से जो है सी 25,000 रुपये अधिक है, यानी कि ये कितना है 5x प्लस 25,000 रुपये है। ठीक है, 25,000 रुपये है। अब सबको जोड़ने पर कुल मासिक वेतन 2,65,000 के बराबर आ रहा है। और यहाँ 6 5 11 और 5 16, 16x प्लस 25,000 किसके बराबर है, तो कहिएगा 2,65,000 के बराबर है। तो यहाँ से 16x बराबर किसके हो जाएगा, तो 2,65,000 में से जो 25,000 को घटाएंगे तो 2,40,000 आएगा ना। 2,40,000, 65 में से 25 घटेगा 40 आएगा, यानी कि x का मान जो आ गया 16 में इसे गुना किए, 16 5 80, 16 15 240, यानी कि 15,000 रुपये आ गया x का मान। 15,000 रुपये, देखिए x का मान कितना आ गया 15,000 रुपये। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि b का वेतन c के वेतन का कितना परसेंट है, तो b का वेतन 5x है, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 5 75,000 आ जाएगा ना। और जो है c का वेतन कितना आ जाएगा, तो 5x प्लस 25,000, यानी कि c का वेतन जो हो जाएगा 75 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख। अब देखिए, अब कह रहा है कि 75,000 जो है 1 लाख का कितना परसेंट है। बहुत आसान है, परसेंट बताना है। तो 75 जो है 100 का कितना परसेंट है, 100 गुना 100 कर दीजिए, 75% है, यानी कि 75 जो है बी जो है सी का 75% है। 75% किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था। देखिए, बी का वेतन आ गया 75,000 रुपया और सी का वेतन आ गया 1 लाख, क्योंकि 75,000 में 25,000 को जोड़ेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख का 75,000 जो है 1 लाख का कितना परसेंट है, तो कहिएगा 75% है, तो 75% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल मान निकाल देना था, उसके बाद तो आप बना ही देंगे। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y की वर्तमान आय का अनुपात दिया है 5:8। ठीक है, x और y के वर्तमान आय का अनुपात कितना दिया है 5:8। और क्वेश्चन कर रहा है और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय के अनुपात दिया है 2:3, यानी कि x का दिया है 2:3 और y का दिया है 3:4। ठीक है, अब हमसे पूछा कि यदि पिछले वर्ष में उनकी कुल आय 56,000 रुपये थी, तो y की वर्तमान आय बताना है। देखिए समझिए, यहाँ अगर हम उनके पिछले वर्ष का अनुपात अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। यहाँ 3 है, यहाँ वर्तमान उनका आय 3 है और यहाँ दिया है 5, यानी कि 3 का वैल्यू 5 के बराबर दिया है ना। 3 का वैल्यू 5 के बराबर दिया है, तो उनके पिछले वर्ष यानी कि 2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, तो कहिएगा 5/3 गुना 2, यानी कि 10/3 के बराबर आ गया। ये उसका पिछला आय का अनुपात आ गया x का। ठीक है, अब उसी तरह y का निकालते हैं 4। यहाँ y का वर्तमान आय का अनुपात 4 है और यहाँ 8 दिया है, यानी कि 4 का मान 8 के बराबर दिया है। तो हमें 3 का मान उनके पिछले वर्ष का मान निकालना है। तो देखिए 4 2 गुना 8 है, तो 3 में 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि y के पिछले वर्ष का अनुपात आ गया 6। यानी कि दोनों के अगर पिछले वर्ष का अनुपात हम देखें तो कहिएगा 10/3 और रेशियो 6 के बराबर आ गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, तो जोड़िए 6 18 और 10 28, 28/3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 28/3 आ गया। इसका जो है 28/3 अनुपात में आया, तो इसका जो वैल्यू दिया है 28/3 का 56,000 रुपया दिया है, यानी कि पिछले वर्ष उनके आय का कुल योग 56,000 था। यानी कि 28/3 का मान जब 56,000 था तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 28 से इसको कटेंगे तो 28 दूनी का 56 और 2,000 ऊपर जाकर ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 का वैल्यू 6,000 के बराबर आ गया ना 6,000 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y की वर्तमान आय, तो देखिए y की वर्तमान आय क्या है 8, यानी कि इस 8 का मान बताना है। जब 1 का मान 6,000 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा 8 छक 48,000 रुपया। 8 में 6,000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48,000, यानी कि y की जो वर्तमान आय हो जाएगी 48,000 रुपया हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया 48,000, तो ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप समझे होंगे तो आसान है, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से देखिएगा, आप जरूर समझ जाइएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, केवल कंपैरिजन कर देना था। जब इनके वर्तमान आय का अनुपात दिया था दोनों में, तो वर्तमान आय के अनुपात से हम पिछले वर्ष के आय का अनुपात निकाल दिए। पिछले वर्ष का आय का अनुपात जब इतना आ गया तो दोनों को जोड़ने पर 28/3 है, जो कि मान दिया था 56,000 के बराबर। यहाँ से 1 का मान आ गया 6,000, तो 8 का मान हमें वर्तमान आय का अनुपात बताना था, तो 48,000 आ गया। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट।
अब इस क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 केजी चावल खरीदा, ठीक है। इसके अलावा हर 20 केजी चावल की खरीद पर उसे 1 केजी चावल मुफ्त दिया गया, ठीक। तो यदि वह अंकित मूल्य पर चावल को बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए समझिए, उसने क्या किया, मान लीजिए 10% की छूट पर खरीदा है, अंकित मूल्य अगर चावल का 100 रुपया था तो उसे एसपी यानी कि खरीदा कितने में, उसके लिए सीपी कितना पड़ा होगा, तो 10% छूट यानी कि 90 रुपये का सीपी पड़ा होगा 1 केजी चावल का। और उसने टोटल 80 केजी चावल खरीदा यानी कि 7200 रुपया उसने पेड किया होगा, ठीक है। 1 केजी का अगर 80 रुपये दाम धरेंगे तो 90 रुपये के हिसाब से 7200 उसने पेड किया होगा। देखिए 80 केजी तो उसको चावल मिला, ठीक है। और हर 20 केजी पर 1 केजी मुफ्त मिल रहा है, यानी कि 80 केजी पर 4 केजी मुफ्त मिलेगा, यानी कि टोटल वो 84 केजी चावल खरीद कर ला दिया कितने में, 7200 रुपया में। अब इस 84 केजी को बेचेगा 100 रुपये के हिसाब से, अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, कहिएगा 8400 रुपये में बेचेगा। 7200 रुपये उसके लिए पड़ा है, 7200 रुपया, और उसे बेचेगा कितना में, 8400 में। तो कितना का लाभ कमाएगा, कहिएगा 1200 रुपये का लाभ कमाएगा, यानी कि परसेंट प्रॉफिट बताना है। 7200 रुपये में उसके लिए पड़ा है, 8400 में वो बेच रहा है, तो 1200 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, तो इस 7200 पर कमा रहा है। और गुना 100 परसेंटेज में बताना है। 12×6 2 से कटेंगे तो 3 और 2 से इसको कटेंगे तो 50। पूर्णांक में इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, पूर्णांक में आंसर दिया है तो 16.2/3% जो हो जाएगा, 16.2/3% जो हो जाएगा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 16.2/3% किस ऑप्शन में दिया था, कहिएगा देखिए यहाँ ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसे हम आपको समझा देते हैं। इसमें लिखा गया है 762 का क्यूब प्लस 316 का क्यूब बटे में 762 का स्क्वायर, 762 का स्क्वायर माइनस 762 इंटू 316 प्लस 316 का स्क्वायर। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आप दोनों को जोड़िए और आंसर लिख दीजिए, यानी कि 762 और 316 को जोड़ दीजिए। जोड़िए 6 2 8, ठीक है, 6 2 8, यहाँ 6 और 1 7 और 7 और 3 10, 1078 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1078 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। अब से समझिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है एक, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। देखिए इसी फॉर्मूला पर जो है इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब वहाँ ऊपर में दिया है और यहाँ नीचे में दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बचा हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, बस इसी ए प्लस बी को जोड़ देना और आंसर ला देना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप जब यहाँ पुट कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी के ही रूप में आएगा। तो ए प्लस बी सीधे जब इस टाइप का आपको दिखे तो सीधे इन दोनों को जोड़िए और आंसर मार दीजिए, ठीक है। और कभी कभी ध्यान रखिएगा नीचे यहाँ 762 दे दिया है ना, कभी कभी 7.62 या फिर 76.2 करके देता है तो वहाँ आंसर कुछ दूसरा हो जाएगा, वहाँ थोड़ा दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। तो वो भी यही फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आपको पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर जाकर 0 और आगे बढ़ते जाएगा ना, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना है। तो इसमें सिंपल जोड़ देना है जो कि सभी से बन गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराया और उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से भागा। पुलिस को 8:30 PM पर सूचना दी गई। यदि पुलिस चोर को 9 PM बजे गिरफ्तार करना चाहता है तो पुलिस जीप की न्यूनतम चाल क्या होगी। तो ये दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, जिस दिशा में चोर भागा है उसी दिशा में पुलिस भागेगा, तभी उसे पकड़ पाएगा। और पुलिस का चाल जो होना चाहिए चोर से अधिक होना चाहिए। तो देखिए पुलिस का चाल अगर हम x मानते हैं तभी जाकर उसको पकड़ेगा ना, और चोर का चाल दिया है हमारे पास 60, ठीक है। और वो जो है 15 मिनट के बाद पुलिस को खबर दी जाती है। तो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर चोर भागेगा तो 15 मिनट में कितना भाग जाएगा, तो कहिएगा 15 किलोमीटर भाग जाएगा। यानी कि अब दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो गैप बचा है 15 किलोमीटर बचा है। और पुलिस को टाइम दिया गया है कि आपको 9 बजे तक पकड़ लेना है। 8:30 बजे आपको खबर दी गई है तो 9 बजे तक चोर को पकड़ लेना है। यानी कि 8:30 से 9 के बीच कितना घंटे का टाइम है, तो कहिएगा आधा घंटा टाइम है। तो आधा घंटा को हम यहाँ कर देंगे, ठीक है, आधा घंटा कर देंगे। तो 15 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि x - 60 बराबर किसके हो जाएगा, तो 30 के बराबर हो जाएगा। पुलिस के चाल को हम x माने तो x का मान किसके आ जाएगा, बराबर 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पुलिस जब 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागेगा तब जाकर आधे घंटे में चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दशमलव के 1 स्थान तक सही। बस इस टाइप का जब त्रिभुज का हमसे एरिया पूछ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। तो 1/2 बेस कितना दिया है तो 21.4 और हाइट कितना है तो 15.5 है। 21 2 से इसको कटाएंगे तो 107 दूनी 14 यानी कि 10.7 हो जाएगा। दोनों को गुना कीजिए। 10.7 को हमें 15.5 से गुना करना है। एक लाइन में देखिए गुना कैसे होगा।
होगा। 7 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 35। 15 7 105 और 50, 105 और 50 155 होता है। 155 और 3 158 हो जाएगा। 15 तो यहाँ 150, 150 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 165। यानी कि इसको जब हम गुना करेंगे तो 165.85 बराबर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक सही बताना है तो 85 को हम 9 लिख सकते हैं ना, तो 165.9 जो हो जाएगा इसका अप्रॉक्स में आंसर हो जाएगा। तो 165.9 किस ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। क्योंकि देखिए जब भी यहाँ 5 या फिर 5 से ऊपर जाता है तो हम अगले वाले अंक को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो 85 से जस्ट ऊपर कौन सा है 90 है, तो 90 यानी कि 9 को हम जो एक अंक तक लिखना है तो 9 को हम लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं, कैलकुलेशन था थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज 5,000 रुपया पर 10% 5,000 रुपया पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। तो ये समझिए क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लीजिए देखिए 5,000 रुपया पर अगर हम 5,000 रुपया पर 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10%। तो 5,000 का 10% होता है 500 और यहाँ भी हो जाएगा 500। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा तो 50 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो CI प्राप्त हुआ हमारे पास 1050 का प्राप्त हुआ। अब जो SI प्राप्त हो रहा है, SI बराबर क्या होता है तो कहिएगा टाइम इंटू रेट परसेंट, यही SI होता है। तो देखिए टाइम है 5 वर्ष का और रेट है 10%, तो कितना हो जाएगा 50%। 50% जो SI प्राप्त हो रहा है वो CI का आधा है, यानी कि CI का आधा है, यानी कि 50% बराबर किसके हो जाएगा तो कहिएगा 1050 बटा में 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज पर दी गई राशि, तो राशि हमेशा 100% पर दी गई होगी, तो 100% का दाम बताना है। 50% का वैल्यू जब इतना है तो इसमें 2 से गुना कीजिए, तो इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। तो इसमें 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1050 बटा 2 गुना 2 से 2 कटाएंगे तो 1050 रुपया। यानी कि साधारण ब्याज पर कितना राशि दी गई थी 1050 रुपया की। 1050 किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B ऐसी 2 अभाज्य संख्या है जिसमें A ग्रेटर देन B है। ठीक है, और उसमें कह रहा है उन दोनों का LCM 209 है, यानी कि A गुना B। जब अभाज्य संख्या है तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो दोनों का गुणज कितना दिया है 209 के बराबर दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है A स्क्वायर माइनस B का मान। अब देखिए दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। ये 9 2 11, 11 से कटेगा, जब 11 से कटेगा तो 11 से 11 कम 11, यानी कि 19 गुना 11 जब कीजिएगा ना तो 209 आ जाएगा। एकदम सेटिस्फाई कर गया, दोनों अभाज्य संख्या भी है, दोनों का गुणज करने पर 209 भी आ रहा है। अब कुछ नहीं, A स्क्वायर माइनस B का मान, इसमें आप दिमाग ही लगा सकते हैं केवल, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। जब हमारा एक संख्या 11 पता चला तो 11 से इसको कटा कर देखें तो दूसरी संख्या 19 आ गया, तो यहाँ 11 और 19 जो हो जाएगी दोनों संख्या हमें प्राप्त होगी। अब 19 का स्क्वायर होता है 361, अब माइनस का 11 घटाएंगे तो 0 5 3, यानी कि 350 जो हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा। तो 350 किस ऑप्शन में दिया था ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि एक सेल के अंतिम 2 हफ्तों में कीमतों में 40% की कमी होती है, इसके बाद 25% की छूट मिलती है। किसी माइक्रोवेव ओवन का सेल में अंतिम मूल्य ज्ञात करना है जिसकी मूल कीमत 15,485 रुपये। देखिए मूल कीमत कितना दिया है 15,485 रुपये दिया है। पहले 60% की कमी की गई, यानी कि 40% की कमी की गई, यानी कि 60% पर बेचा गया, और फिर 25% की छूट मिली, यानी कि 75% पर बेचा गया, यानी कि 3/4 पर बेचा गया। ठीक है, 0 से 0 कटाएंगे, 3 से इसको कटाएंगे, 2 से इसको कटाएंगे तो 3, 2 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से इसको कटाइए, 5 से जब इसको कटाएंगे तो 5 3 15, 4 8 5 9 45, 3 5 5 7 35, 3,097। अब देखिए क्वेश्चन क्या निकटतम रुपया तक बताना है, तो हमें अप्रॉक्स में लेना है। तो इसको 97 को अगर 96 रहता तो पूरा कट जाता, हम इसको 96 मानकर चलते हैं। 96 मानकर चलेंगे तो कितना कटेगा तो 4 7 28 2 9, 4 7 28 1 6 4 4 16, यानी कि 474 में हमें 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 474 में हमें 3 3 के 9 से गुना करना पड़ेगा। इससे थोड़ा अधिक ही आएगा लेकिन अप्रॉक्स में इतना ही आएगा। गुना कीजिए, 9 4 के 36, 9 7 63, 63 और 3 कितना होता है 63 और 3 69, 63 और 3 66 होता है, हाथ में लगा 6, 9 7
63, 63 अच्छा 6 69, यानी कि 6966 रुपये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 6966 के अप्रॉक्स में कौन सा आंसर दिया है, तो एक ही ऑप्शन है 6968, तो 6968 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा अप्रॉक्स लेकर चलना है, तो ये अप्रॉक्स में किसके बराबर आ जाएगा, तो 6968 के बराबर जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 97 की जगह 96 मानकर बनाए हैं, इसलिए थोड़ा आंसर जो है हमारा कम आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं देखिए 1-2 अंक के ही आसपास जब अंतर रहता है तो हम उसी को मानकर चलते हैं। यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी वस्तु को 24% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 1596 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 18% का हुआ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, देखिए समझिए, -24% से अगर हम +18% तक जाएंगे तो कितना का अंतर बढ़ाना पड़ेगा, तो कहिएगा -24 से पहले 0 पर आने के लिए 24 बढ़ाना पड़ेगा, फिर आगे जाने के लिए 18 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो 18-24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 42 हो जाएगा, यानी कि इस 42% का वैल्यू रुपया में दिया है 1596 रुपया। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% पर होता है, तो 100% का मान बताना है। तो क्या लिखेंगे, 1596 बटे में 42 और गुना का 100 हो जाएगा। 21 से कटेंगे तो 2, 21 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 7 147, 12 6 21 6 126 हो जाएगा। 2 से इसको कटेंगे तो 38 दूना 76, यानी कि 3800 रुपया जो हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 3800 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 और 38 के बीच सभी विषम पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। 10 है और 38 है, इन दोनों के बीच टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 38 में से 10 किया लगभग 28 संख्या हो जाएगा। 28 संख्या में 14 सम संख्या होगा और 14 विषम संख्या होगा, यानी कि विषम संख्या ऑड नंबर का वैल्यू कितना आ गया 14, एन का मान आ गया 14 के बराबर, यानी टोटल 14 संख्या है। पहली संख्या अगर हम इसमें देखेंगे तो 11 आ जाएगा, और अंतिम संख्या देखेंगे तो इसमें 37 आ जाएगा, यानी कि ए बराबर 11 और ए एन बराबर 37 आ गया, और दोनों का योग निकालना है बस। एस एन बराबर, यानी कि योग का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन हो जाएगा। तो 14/2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ए और ए एन को जोड़िए तो 7 और 1 8, 3 और 1 4, 48 में 7 से गुना कर दीजिए, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी कि योग कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा। 336 किस ऑप्शन में दिया था, कि ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला प्रतिदिन अपने घर से कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। यदि किसी दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है, यानी स्पीड अगर पहले उसका 4 के चाल से चलती थी तो उसमें 1 की कमी कर दी, यानी कि 3 का चाल ले ली, और जब डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड के जस्ट उल्टा टाइम होता है, यानी कि टाइम उसका 3 से 4 अब लगेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपने समान समय के किस भाग तक देरी होगी। तो देखिए कितना भाग, 1 भाग देरी हो रहा है किससे, तो इस 3 भाग से, यानी कि 1/3 भाग से जो है देरी करेगी। 1/3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी के 3 सवाल बचे हैं, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 16, 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन सी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। एक कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। देखिए ए है, बी है और सी है। ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, और सी कर रहा है 32 दिन में। टोटल कार्य इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 96 हो जाएगा। 16 6 का 96, 24 6 का 96 और 32 3 96 हो गया। ठीक है, तीनों एक साथ काम करते हैं, तो ए, बी और सी तीनों मिलकर किस ऑप्शन से काम करेंगे, तो 6 4 10 और 3 13, 13 के ऑप्शन से काम करेंगे। और कितना दिन तक कार्य करते हैं, तो 4 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 13 चौके 52 कार्य हो गया। अब बचा कार्य कितना, 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 44 कार्य बचा। अब सी छोड़ दिया कार्य, यानी कि सी जो है कार्य हमारा छोड़ दिया, सी कार्य छोड़ दिया। अब क्वेश्चन क्या करे कि एक कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ता है, तो एक को छोड़वाइए मत, कार्य पूरा होने से पहले 6 दिन तक छोड़ता है ना, तो इससे और 6 दिन का कार्य करा दीजिए। 6 दिन रहता तो कार्य कितना करता, तो 6 6 का 36 कार्य करता। इस 36 कार्य को ऐड कर दीजिए, 4 6 10 7 4 3 7 और 1 8, यानी कि अब टोटल हमारे पास कार्य बचा 80। अब 80 को जो है इन दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि सी तो हट गया है, यानी कि 80 कार्य को जो है ए और बी मिलकर 6 व 4 10 के ऑप्शन से करेंगे, तो कितना दिन का समय लेंगे,
8 दिन का। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या करे, कितना दिन कार्य पूरा होगा। 8 दिन यहाँ टाइम लगा था और 4 दिन तीनों मिलकर 7 काम किए थे। 6 दिन वाले को नहीं लेना है क्योंकि जो है इसे हम 36 कार्य को जो हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं इसमें, इसीलिए जो 6 दिन को नहीं लेना है। तो 8 दिन यहाँ कार्य लगा था और 4 दिन तीनों मिलकर किए थे, यानी कि टोटल 12 दिन का समय लगा था। तो 12 दिन किस ऑप्शन में दिया है, तो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनेगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आर्मी भर्ती की प्रक्रिया में चयनित और अचयनित यानी कि सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का अनुपात दिया है 5:1। ठीक है, यदि 100 कम ने आवेदन किया होता है और 20 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 होता है। देखिए टोटल आवेदन कितना हुआ है, यहाँ 5 और 1 6x हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 100 कम आवेदन किए होते और 5 कम जो है चयनित, 20 कम जो है चयनित हुए होते। चयनित कितने हैं 5x, इसमें से 20 कम चयनित हुए होते तो चयनित अचयनित का अनुपात 6:1 होता है। यानी कि टोटल यहाँ टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, 6 और 1 7, और नीचे में कितना था 6 था ना सिलेक्टेड, यहाँ क्योंकि ऊपर में लिखे हैं टोटल और नीचे में लिखे हैं सिलेक्टेड, यहाँ 7 हो जाएगा टोटल और नीचे में हो जाएगा सिलेक्टेड यानी 6। गुना कीजिए 6 जाएगा 36x और माइनस का 600 बराबर का किसके हो जाएगा 35x और माइनस के 20 7 है, यहाँ 20 7 कितना होता है 140 के बराबर हो जाता है। अब घटाइए 36 में से 35 गया तो कितना बचा x, यहाँ 600 में से 140 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 100 घटाएंगे तो 540 को घटाएंगे तो 560, यानी कि x का मान आ गया 560 के बराबर, सॉरी 460 के बराबर आ गया, 460 के बराबर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो 5 और 1 6 का मान हमें बताना है। जब x का मान इतना है तो 6x का मान कितना हो जाएगा, तो 460 में 6 से गुना कर दीजिए, 0 6 जाएगा 36 6 के 24 24 और 3 27 2760 अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया है। ठीक है, तो 2760 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है और ये देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु को 6 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन को खोखला करके बनाया जाता है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई और व्यास के घन के भुजा के बराबर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई जो है इंच, व्यास का घन के भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, इंच बराबर 6 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या अगर निकालेंगे तो व्यास है 6 सेंटीमीटर तो इसका आधा, व्यास भी उसी के बराबर है तो आधा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि बचे हुए घन का आयतन, यानी कि टोटल घन के आयतन में से जो है घन के आयतन में से हमें शंकु के आयतन को घटाना पड़ेगा। ठीक है, शंकु का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच और घन का आयतन होता है a क्यूब। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा, अब माइनस 1/3 गुने 22/7 और r की जगह लिखेंगे 3 × 3 और इंच की जगह लिखेंगे 6। 3 से इस 3 को कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 6 18 में 22 से गुना कीजिए, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 कितना होता है 39/7। अब 216 में से इसको घटाना है, बराबर में नहीं 216, इसका मान आ गया 339/7। पॉइंट में हमें लाना है तो पॉइंट में लिखे आइए। ठीक है, 7 पंजे 35, 4 6 7 छंग 42 कितना हो जाएगा 4 0, 7 पंजे 35 कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 5 0। ठीक है, 7 पंजे 35, देखिए एक बार फिर से देखते हैं, 7 पंजे 35 4 6 7 छंग 42 4 0 7 पंजे 35 यानी कि 56.5 के अप्रॉक्स में आएगा। अब 216 में से जो है हमें 56.5 को घटाना है, घटाइए 0.5 यहाँ हो जाएगा 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ क्या बचेगा 20 में से 5 गया 15, यानी कि 159.5 जो हो जाएगा हमारा लगभग में इसी के आसपास जो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 159 के अप्रॉक्स में कौन सा आंसर है, तो ये है, तो 159.42 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ 5 के बाद भी आगे कुछ आएगा, जब आगे कुछ आएगा तो ये अपने आप 4 में जो है 4 में बदल जाएगा। तो 159.5 के अप्रॉक्स में कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन में बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन दिया था और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग सबमिट कर देते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन बन गया और आसपास थोड़ा काम भी चल रहा है इसलिए आवाज़ आ रहा है, उतना बनाने का भी मतलब बढ़िया से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, वीडियो देखिए 20 क्वेश्चन बना है, 20 क्वेश्चन बन गया है और नेटवर्क बहुत मतलब ख़राब चल रहा है इसलिए यहाँ रैंक भी नहीं दिखा रहा है। आपको सारे 20 क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। वैसे सारे क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि पूरा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूपी पुलिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।